अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा उम्मीद है आप घर में आप सब घर में खैरियत से होंगे। 10th क्लास फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मज़ीद हमारा एक लेक्चर रह गया है और फिर हमारा मज़ीद एक लेक्चर न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। तो जैसा बेटा डिसाइड हुआ था कि हम ऐसे चैप्टर्स उठाएंगे जिनका वेटेज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैप्टर ऐसा होगा जिसका वेटेज कम हो और एक चैप्टर ऐसा होगा जो कि ज़्यादा मार्क्स आपको लेकर दे सकता हो, ठीक है। चलिए जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन हम कहते किसे? बेटा ऐसे रिएक्शंस जो कि अनस्टेबल एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से आपके सामने आते हैं, मतलब ऐसे रिएक्शंस जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, उन एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होंगे वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस शो करते हैं। उनमें दो किस्म के रिएक्शंस हैं, एक है फिशन रिएक्शन और बेटा दूसरा है फ्यूजन रिएक्शन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फिशन रिएक्शन। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये आपको क्लियर करता हूं। फिशन रिएक्शन का मतलब ये है टूटने का अमल, ब्रेकिंग डाउन प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रोसेस इन विच एन एलिमेंट ब्रेक्स डाउन, एक एलिमेंट जिसमें टूटता है। अब ये एलिमेंट कौन सा होगा, टूटने के अमल से क्या मुराद है, और इस टूटने के दौरान, इस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। दूसरा आ जाता है फ्यूजन रिएक्शन, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। फ्यूजन रिएक्शन का मतलब है जुड़ने का अमल, एसिमिलेशन प्रोसेस, जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ेंगे, आपस में जम होंगे, मिक्स होंगे। बड़ी हैरानकुन बात है कि न्यूक्लियस एक दूसरे में कैसे जम हो सकते हैं, इवन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की बहुत ही कोर किस्म के टॉपिक ये कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेटा ये क्लियर कर दूं कि ये जो आपका टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। आप जरा व्हाइट बोर्ड पे देखें, आउटलाइन एंड हेडिंग्स, आपने किन हेडिंग्स के ऊपर इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप देखें हिस्टोरिकल डिस्कशन। हिस्टोरिकल डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसके ऊपर किन साइंटिस्ट ने अपना रोल अदा किया था। फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट का जिक्र करेंगे एंड देन जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन, एक एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शन लेके चलेंगे जिसमें हम इस प्रोसेस को समझ सकें। एंड देन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक खाका बनाएंगे और इस प्रोसेस को हम समझेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, अब जो आपने खाका बनाया है और जिस जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन का जिक्र किया है बेटा, उसके ऊपर प्रॉपर एक एग्जांपल के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन हम लेकर चलेंगे। एंड देन फिशन फ्रैगमेंट्स, ये भी एक स्टेप है, एक स्टेज है इस पूरे के पूरे रिएक्शन के दौरान, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान। कंपैरिजन ऑफ एनर्जी, देखिए जी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट एग्जांपल के साथ, जैसे व्हाइट बोर्ड पे भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आगे हम उसको लेकर चलते हैं। देन हम चेन रिएक्शन का जिक्र करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अबाउट चेन रिएक्शन एंड कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डिस्कशन में। जी 1939 में, 1939 मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, दूसरी जंग अज़ीम के आगाज में दो साइंटिस्ट थे, ओटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। इन्होंने यूरेनियम जैसे हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर रिएक्शन ऑब्जर्व किए। इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी कि जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटता है तो वो दो करीब करीब पार्टिकल में स्प्लिट होता है, टूटता है, मजीद 3 न्यूट्रॉन्स खारिज करता है, एवरेज 2.47, मतलब हम प्रॉपर जब वैल्यू लेंगे तो 3 न्यूट्रॉन्स का जिक्र करेंगे, और साथ में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, ये एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये हिस्टोरिकल डिस्कशन आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, आप जैसे इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। मजीद आप इसके बारे में डिटेल सर्च भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट की बात करते हैं जी। द प्रोसेस अ फिनोमिनन
in which the splitting of heavy nucleus, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। अब ये जो मैंने 3 एग्जांपल दी हुई हैं, ये हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है। into two lighter nuclei liberating large amount of energy by the bombardment of slow moving neutrons। मतलब कि जब आप एक हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई जैसा कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, जब आप इन पर सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, जब आप इनके न्यूक्लियस के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स ड्रॉप करवाते हैं, तो इन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस उस कमिंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर उसके अंदर एक रेवोल्यूशन बन जाता है, एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, एक इनकलाब बर्पा हो जाता है और फिर वो टूटने के अमल में आता है। जब वो टूटेगा, they will split into two lighter nuclei, दो हल्के न्यूक्लियाई में टूट जाएगा, लिबरेटिंग, साथ में खारिज होगी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी भी खारिज होगी। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक हो गया जी? ये बेटा आपकी डेफिनेशन है। फिर दोबारा एक दफा मैं रीड कर देता हूं। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम into two lighter nuclei liberating large amount of energy by the bombardment of slow moving neutrons। ठीक है जी? जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। अब जो डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, इस स्टेटमेंट को हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन के तौर पे हम लेके चलेंगे। जरा गौर करें, यहाँ आपके पास एक हाईली अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास है 235 और एटॉमिक नंबर है इसका 92। मतलब इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम है वो है 235, यानी इसका एटॉमिक मास कंसीडर कर रहे हैं। जब इस हाईली रेडियोएक्टिव अनस्टेबल एलिमेंट के ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो ये इसे एब्जॉर्ब करने के बाद, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद एक मीडियोकर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब टूटने से पहले अपनी शक्ल बिगाड़ता है, अपनी तरतीब, अपना स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करता है। और जरा गौर करें, यहाँ पर यूरेनियम 236 हो जाएगा। क्यों? 235 पहले और एक इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये बन जाएगा 236 और एटॉमिक नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है? अब इस स्टेज को, इस मीडियोकर या इस इंटरमीडिएट स्टेज को हम कहते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स। ठीक है जी? फिशन फ्रैगमेंट्स दरअसल वो स्टेज होता है हाईली रेडियोएक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जो टूटने से पहले होता है। जैसे कि आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा कि जब सेल डिविजनिंग होती है, तो सेल डिविजनिंग से पहले एक सेल अपने स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करता है, अपनी शक्ल को बिगाड़ देता है जी। साथ में अब आप ये देखिए x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई क्या है? दीज आर द डॉटर एलिमेंट्स, डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब जो नए एलिमेंट्स बनेंगे टूटने के बाद। ठीक है? इस फिशन फ्रैगमेंट स्टेट ऑफ यूरेनियम के टूटने के बाद बेटा जो न्यू एलिमेंट्स बनेंगे उसे मैंने x और y से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है? आगे इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं जी। प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ठीक है? साथ में 3 न्यूट्रॉन भी यहां से लिबरेट करेंगे, खारिज होंगे, एस्केप आउट करेंगे जी। साथ में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी होगी। क्लियर हो गया जी? जी। इसके बाद हम बात करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो आपने अभी जनरल रिएक्शन की बात की है, इसे एक तस्वीरी शक्ल दे रहे हैं, एक खाका बना रहे हैं आप। ठीक है? जरा गौर से देखें, यहाँ आपको ये ब्लू डॉट नजर आ रहा होगा, ब्लू आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, इट इज न्यूट्रॉन। ठीक है? ये न्यूट्रॉन जब इस यूरेनियम ने एब्जॉर्ब किया, इस न्यूट्रॉन को जब इस यूरेनियम ने एब्जॉर्ब किया, तो अपनी स्ट्रक्चर को इसने थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया। मतलब और से देखिए 236, 92 इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है? बिफोर स्प्लिटिंग, ये याद रखें जी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद
दो पार्टिकल्स, मैंने अभी एक बनाया हुआ ताकि आपको क्लियर कर दूं, एक बनेगा बेरियम और बेटा एक बनता है क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन। ये दो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे एक न्यूक्लियाई के टूटने से, यूरेनियम के। और मजीद आप देखें एक एक न्यूट्रॉन भी खारिज होगा और साथ में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी होगी, जिसका मैंने जिक्र किया, इट शुड बी अ लाइट एनर्जी और द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, ठीक है, इसका आगे एनर्जी कंपैरिजन भी आएगा जी। फिशन फ्रैगमेंट स्टेट आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। क्योंकि टॉपिक को मैं आगे पीछे से हेडिंग्स बना के आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस वजह से आपने एक दो दफा और से वीडियो सुनना है, देखना है, व्हाइट बोर्ड पर तवज्जो देनी है, और फिर उसके बाद जो मैंने आउटलाइन बताई है या जो हेडिंग्स बताई हैं बेटा, इन हेडिंग्स को लेकर आपने अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है और फिर आपने वहां से उसको हाईलाइट करना है कि सर ने ये तमाम टॉपिक का जिक्र किया है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में सेम वही चीज है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, न्यूट्रॉन, यूरेनियम, ठीक है, अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। जब इसने स्प्लिट होना है, टूटना है, तो टूटने के बाद इसने कौन कौन से एलिमेंट बनाए? बेरियम जिसका एटॉमिक मास 141, एटॉमिक नंबर 56, और क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक मास 92 और एटॉमिक नंबर 36, साथ में 3 न्यूट्रॉन और बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी, ठीक हो गया जी। ये था बेटा आपका जनरल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जी। अब हम आगे आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंपैरिजन। ये जो मैंने एनर्जी लिखा है यहाँ पे, इस एनर्जी को समझने के लिए एक मिसाल दी जाती है। वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल है कि अगर आप एक टन कोयला जलाएं, एक टन अगर आप कोल को बर्न करते हैं तो वहां से जो आपको टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो मिलती है वो बेटा मिलती है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻10 जूल, ठीक है, ये इतनी, मतलब एक टन कोयला अगर आप जलाएं, ठीक है, उसको बर्न करें तो आपको इतनी मिकदार में हीट एनर्जी मिलती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम बर्न करें इस प्रोसेस में, फिशन रिएक्शन में, 1 kg यूरेनियम से आपको कितनी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 जूल। अब आप जरा गौर करें, 1 टन कोयला और 1 किलोग्राम कोयला, अगर दोनों के मैसेज को कंपेयर करें, 1 kg इज मच लेस देन द 1 टन, ठीक है। तो एनर्जी भी आपको बहुत ज्यादा मिकदार में मिलती है। ऐसा क्यों कर होता है? देखिए बेटे, ये जो आपका जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रेडिएशंस खारिज करने वाले और स्प्लिटिंग प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया? जिनका जिक्र हम लोग, जो रेडिएशन का जिक्र हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं जी। ये था जी एनर्जी कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है चेन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय चेन रिएक्शन जी? आपने केमिस्ट्री में एक टॉपिक आगे पढ़ना है 10th में, उसमें हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में आएगा शायद, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है, जंजीर साजें। कैटिनेशन क्या होता है? एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है और एक चेन फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में भी सेम ऐसे ही एक चेन रिएक्शन या चेन प्रोसेस चलता रहता है। चेन क्यों कहा जाता है? दरअसल चेन इस वजह से कहा जाता है कि जो हर रिएक्शन में, हर एक इवेंट में, अब आपके सामने ये मैंने आपको एक इवेंट बताया है जिसमें एक न्यूट्रॉन है, यूरेनियम, इंटरमीडिएट स्टेट, क्रिप्टॉन, बेरियम, 3 न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। ये एक इवेंट है। इस एक इवेंट से हासिल होने वाले न्यूट्रॉन्स मजीद आगे यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेंगे और इस प्रिंसिपल और इस प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। जरा व्हाइट बोर्ड पे बात कर दीजिए, ठीक है, जरा गौर से देखें आप जी। ये एक न्यूट्रॉन है, ये इस यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड होता है तो अपने साथ ये 2 पार्टिकल्स रिलीज कर देता है, स्प्लिटिंग डाउन, ठीक है, स्प्लिट होने के बाद, टूटने के बाद, साथ में 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। अब ये एक इवेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस इवेंट में ये जो 3 इजाफी न्यूट्रॉन्स निकले हैं, चूंकि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन नहीं होता, हम जब भी ये रिएक्शन करवाते हैं तो नंबर ऑफ केजीज में या मैस, स्पेसिफिक मैस में, क्वांटिटी में हमारे पास यूरेनियम मटेरियल होता है, अनगिनत नंबर हमारे पास न्यूक्लियाई के होते हैं। तो हर न्यूट्रॉन मजीद यूरेनियम के साथ
साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूट्रॉन आगे इस यूरेनियम के साथ और फिर ये प्रिंसिपल चलता रहेगा, तो ये एक स्टेज बन चुका इनफिनिट पॉइंट तक। सिमिलरली जो फर्स्ट इवेंट में दूसरा न्यूट्रॉन था वो अपने साथ एक और सिस्टम बनाएगा, एक और चेन बनाएगा। सिमिलरली थर्ड अपने साथ एक निजाम बनाएगा और इनफिनिट पॉइंट तक ये मामला चलता रहेगा। जरा गौर कीजिए कि बेटा ये जो पूरा प्रोसेस है, आपके ख्याल से इस पूरे प्रोसेस का जिम्मेदार कौन है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन? जी सोचे जरा आप। जी बिल्कुल, इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो बेटा ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद इस मटेरियल को तोड़ने के बाद मजीद 3 न्यूट्रॉन भी अपने अंदर से रिलीज करता है। तो ये 3 न्यूट्रॉन किसी तरीके से कंट्रोल किए जाएंगे। मतलब कि अगर आप एक इवेंट से हासिल होने वाले न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस चेन रिएक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो चेन रिएक्शन को रोकने के लिए जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है बेटा वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और से देखिए हेडिंग, कंट्रोलिंग सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ सस्टेन्ड? खुदकार चलने वाला। बस आपने क्या किया, आपने शुरू में मतलब बिल्कुल रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में आपने क्या किया कि आपने बस इसे इग्नाइट कर दिया, आपने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर दिया, ठीक है। जैसे आपने एक न्यूट्रॉन को 1 kg यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किया तो हुआ ये कि वो प्रिंसिपल खुदकार चलना शुरू हो गया, सेल्फ सस्टेन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद चलते रहते हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर चेन फॉर्मेशन बनाते हैं। तो इसे रोकने के लिए, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है। बड़े बड़े कठारे होते हैं। पाकिस्तान में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, कैनब और चेस्टनट, ठीक है। दोनों फिलहाल काम कोई खास नहीं कर रहे। कैनब जो कराची में है और चेस्टनट जो मियां वाली चश्मा बिराज के पास है, ठीक है। ये दोनों जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये हाईली अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे कि सर वहां पर क्या काम होता है? बेटा वहां पर जो एनर्जी हमें मिलती है, जो ये एनर्जी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है, ये हीट एनर्जी जो है, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम वाटर को आप स्टीम फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। फिर अब आपके सामने ही है कि अमेरिका ने मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज के ऊपर इसकी इस्तेमाल, इसकी अवलूदगी के ऊपर, इसके जो यूजेज के ऊपर जो है ना पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान भी उनमें से फिलहाल एक है। जी तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बेटा हम कौन से मटीरियल आमतौर पर यूज करते हैं? हम बेटा करते हैं बोरॉन यूज कर सकते हैं, कैडमियम रॉड यूज कर सकते हैं, थिक कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें भी यूज कर सकते हैं। ये तमाम मटीरियल की खासियत ये है, इन तमाम मटीरियल्स की खासियत ये है कि हर इवेंट में हासिल होने वाले न्यूट्रॉन्स, हर इवेंट में हासिल होने वाले न्यूट्रॉन्स को अपने स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। इनकी एब्जॉर्प्शन के बाद ये मटेरियल डिफरेंट स्टेबल एलिमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं और ये प्रोसेस ग्रेजुअली स्लो डाउन किया जा सकता है। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक। एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, हर इवेंट में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? हर इवेंट में, ये एक इवेंट है, इस एक इवेंट में एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एक यूनिट है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो रेडिएशन से हासिल होने वाली हीट एनर्जी है, ठीक है। वो एनर्जी कितने जाउल है उसे हम मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट मेजर करते हैं, यूज करते हैं। जरा और से देखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 जूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो ये आपने बेटा आपने असाइनमेंट्स के अंदर जो आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, उसके अंदर इन तमाम आउटलाइंस को लेकर आपने पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करना है। आपको ये वीडियो लेक्चर असाइनमेंट बनाने में हेल्पफुल होगा।
ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। एक दफा मैं जरा दोबारा इस पूरे टॉपिक को समराइज कर लूं, ठीक है। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल डिस्कशन है, ओटो हान फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन 1939। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये जो रिएक्शन ऑब्जर्वेशन हुई थी, ये दो साइंटिस्ट कौन थे और इन्होंने कब इसे ऑब्जर्व किया, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगाज में, ठीक है, 1939 में। अच्छा, उसके बाद भी बेटा डेफिनेशन आ गई है, स्टेटमेंट डेफिनेशन, जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपके सामने मौजूद है। इसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई और इसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। और इस स्टेज को, इस मीडियम स्टेज को हम कहते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स। ये वो स्टेज है जिसमें एक न्यूक्लियस टूटने से पहले अपनी शक्ल बिगाड़ देता है, अपना स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड कर देता है। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर इसकी शक्ल जो है वो बिगड़ चुकी है, जिसका मैंने सेल डिवीजन से पहले वाले प्रोसेस का जो आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस के अंदर बायोलॉजी में पढ़ा है, ऑलमोस्ट ये उस जैसा ही है जी। उसके बाद फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपने इसे कैसे बनाना है, कलरफुल मार्कर यूज करें, प्यारे प्यारे डायग्राम्स बनाएं आप, ठीक है, मेहनत करें इन चीजों के ऊपर। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाएगा, फिशन फ्रैगमेंट डेफिनेशन प्रॉपर आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, आप गौर से रीड करेंगे। इफ यू आर अ गुड रीडर देन यू विल बी अ गुड लीडर, ठीक है। तो आपने रीडिंग अच्छी तरीके से करनी है ताकि आप उसको हाईलाइट कर सकें जी। फिर बेटा आ जाता है एनर्जी कंपैरिजन। एनर्जी कंपैरिजन के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जी इसका कैसे रोल है। फिर मजीद आपके पास डायग्राम और मजीद हेडिंग्स आपकी सारी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन को सामने रखें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मैस हमेशा बराबर नहीं होता। फिर सुनें, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मैस हमेशा बराबर नहीं होता। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन में आमतौर पर तो यही पढ़ा होता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड पे जो आप लिखते हैं, ठीक है, और जो आपके प्रोडक्ट होता है, जो आपके हासिलात बनते हैं राइट साइड पे आप जब लिखते हैं उसको, तो उनके अगर आप मैसेज को, नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप कैलकुलेट करें तो आमतौर पर वो ठीक निकल आते हैं। लेकिन अगर वहाँ एनर्जी इन्वॉल्व हो जाए, बर्तन ठंडा गर्म हो रहा है, तो उस सूरत में एग्जैक्ट मैस नहीं होगा। ऐसा क्यों कर होता है बेटा? आपने ना एक टॉपिक पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एक टॉपिक ये था। दूसरा टॉपिक था आइंस्टाइन की इक्वेशन थी E = mc²। E = mc²। यहाँ पर E एनर्जी है, m मैस ऑफ द सब्सटेंस है। अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या है? यूरेनियम। C स्पीड ऑफ लाइट और उसका स्क्वायर जब हम लेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं कि इस इक्वेशन से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि कोई मेटल कितनी एनर्जी पोजेस करती है और कितनी एनर्जी रिलीज कर सकती है। तो वो जो मैंने बात कही कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के मैस यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मैस बराबर नहीं होगा, इसकी रीजन ये है कि इस दौरान कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अगर आप इस तरीके से इस एनर्जी को भी कैलकुलेट करते हैं तो नियरली इक्वल या आपके पास मैस तकरीबन बराबर निकल आता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो E = mc² के तहत मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इस वजह से आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मैस सेम नहीं होता। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और ग्रेटर अपना सर आइंस्टाइन उनकी इस इक्वेशन से हम लोग इस चीज का सबूत देते हैं। तो ये तो बेटा आज का आपका टॉपिक, लेक्चर को बार बार सुने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक दफा सुन लें और फौरन असाइनमेंट बनाने शुरू कर दें, नहीं। आपने क्या करना है, आपने लेक्चर को एक दफा सुनना है, रीडिंग करनी है, फिर दोबारा लेक्चर को सुनना है, फिर आपने अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है और हाईलाइट करना है। कंटेंट आपके सामने मौजूद है, हेडिंग्स आपके सामने मौजूद है, ध्यान से सुने आप, ध्यान से आप अपने लेक्चर्स बनाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। ये टॉपिक आपका फर्दर क्लास में सेकंड ईयर में भी जाके प्रॉपर एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर और मजीद कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास ये आएगा। थैंक यू वेरी मच।